अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र का प्रयोग इस ग्रंथ में किया गया है। यहाँ कोई सुलभ प्रेम नहीं है जो उपस्थित मतलब सामान्य रूप से प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। कूटनीति का वर्णन है। कूटनीति जानते हैं ना, डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको। तो डिप्लोमेसी का वर्णन, अभी आपने देखा होगा भारत से कुछ ग्रुप गए हैं अलग अलग देशों में, ये बताने कि पाकिस्तान ने कैसे पहलगाम में लोगों को मारा। लोगों को समझाने जा रहे हैं, हमारे ग्रुप जा रहे हैं अलग अलग। तो ये डिप्लोमेसी है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी। ये राजनीति का एक पॉइंट है। तो ऐसा एक यहाँ कूटनीति का वर्णन है। ये ऐसा ग्रंथ है जहां पर घटना प्रधान है, नायक प्रधान नहीं है। आप अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ेंगे, वहां पर जैसा नायक कर रहा है वैसा नाटक बन जाता है, लेकिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं, बार बार घटनाएं बता रहे, नायक का कोई रोल ही नहीं है। तो घटना प्रधान है और हर पात्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से। कुल 19 पात्रों का प्रयोग किया गया, 19 पात्रों का प्रयोग किया गया है, और महिला के नाम पे एक पात्र है। देखो महिलाओं के बिना भी नाटक हो सकते हैं। तो महिला के नाम पे एक पात्र है जो चंदन दास की पत्नी है, और जिसकी एंट्री कब हो रही है, 7वें अंक में, अंतिम अंक में। देखो ऐसा कई बार पूछा जाता है, नायिका रहित अंक बहुत, नायिका रहित नाटक बहुत कम है। ये उनमें से क्या, कोई नायिका नहीं है इसमें। एक स्त्री पात्र है, वो 7वें अंक में आ रही है, क्या बन के, चंदन दास की पत्नी। जब चंदन दास को पकड़ लिया होता है ना, तो वो रोती है, उसको मृत्यु दंड जब दे देते हैं तो वो बड़ा करुणता से रोती है। मृत्यु दंड तो पत्नी को दिखानी पड़ेगी। तो 7वें अंक में चंदन दास की पत्नी के रूप में एक पात्र महिला पात्र था, बाकी सब पुरुष पात्र। इसमें वीर रस, अंगीरस जो है, अंगीरस तो पता लग गया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो प्रमुख रस है वो वीर रस है। ना इसमें कालिदास के समान कोई कोमल भाव है, कोई कोमलता नहीं है। ना भभूति के समान हृदय को रुलाने वाली कोई चीज है, कोई करुणा नहीं है। वहां बोलते ना, कारुण्यम भभूति रेव तनुते, कोई करुणता नहीं है। भट्ट नारायण के समान, भट्ट नारायण ने वेणी सा रखी है, वहां युद्ध करवाया, वैसा युद्ध भी नहीं है। ना कालिदास के समान कोमलता, ना भभूति के समान करुणता, और ना भट्ट नारायण के समान युद्धों की गड़गड़ाहट। यहां तो दो विशाल राजनीतिज्ञों का बुद्धि का वैभव दिखाया है, माइंड गेम दिखाई है कि कैसे हम दिमाग से भी लड़ सकते हैं। हाथों की मार से दिमाग की मार बहुत बुरी होती है। इसलिए कहते हैं ना, अपने कदम और कलम सोच समझ के चलाओ। कदम की मार जो है वो कभी नहीं सुधरती है। तो इस तरह से ये पूरी घटनाएं हैं। बृहद कथा में ये थोड़ी सी कथा, इस तरह की कथा आती है तो ऐसा लगता है कि विशाल दत्त ने मुद्रा राक्षस का जो आधार है वो उस ग्रंथ से लिया होगा। शार्दूल, बसंतिका, अनुष्टुप, मालिनी इत्यादि छंदों का वर्णन जो है वो इन्होंने अपने ग्रंथ में किया। उपमा, श्लेष, अतिशयोक्ति, अर्थांतर न्यास, ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया। तो कुछ प्रश्न जो मैं आप जो प्रमुख रूप से इस ग्रंथ से पूछे जाते हैं, तो इसके नायक जो हैं वो चाणक्य हैं। मुद्रा राक्षस के नायक कौन होंगे? चाणक्य। उपनायक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नायक नहीं है, उपनायक है। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राक्षस पात्र कौन से नाटक में है, तो राक्षस पात्र कौन से में है? मुद्रा राक्षस में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मुद्रा राक्षस किस तरह का कृति है? तो ये नाटक है ना, नाटक है। मुद्रा राक्षस में जो राक्षस था वो कौन था, ये भी तो प्रश्न पैदा होता है ना। तो वो नंद का मंत्री था। नंदवंश जिसका नाश करना था ना चाणक्य ने, उसका मंत्री था। अब देखो, हमारे मान लिया हमारे देश के आर्मी ऑफिसर अगर किसी देश से मिल जाए तो हमारा देश तो पहले आ गया, या गृह मंत्री हमारे किसी देश से मिल जाए तो उसने क्या किया, उनका जो मेन मंत्री था उसको ही अपने अंडर कर लिया। तो राक्षस जो था वो नंदवंश का, नंद जो राजा थे उस राजा का वो मंत्री था, प्रधानमंत्री था। इसके प्रथम अंक का नाम, मैंने कहा था ना कि मुद्रा के कारण प्रथम अंक का नाम पड़ा है, तो प्रथम अंक का नाम है मुद्रा लाभ। मुद्रा का लाभ हो गया था, पहले अंक में मिल गई थी मुद्रा।
यहां बार बार एक शब्द आया सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि। तो यहां इस ग्रंथ में, इस नाटक में सर्वार्थ सिद्धि क्या है? नंदवंश का नाश ही सर्वार्थ सिद्धि है। चाणक्य कहता है कि मेरा सर्वार्थ, मेरा सब काम कब हो जाएंगे? जब मैं नंदवंश को नष्ट कर दूंगा। एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति यहां प्राप्त होती है, एक और आएगी अगली सूक्ति जो है, नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे माता पिता जी ने हमें ऐसा बोला, हमारे बड़े भैया ने ऐसे डांटा, हमें तो इतना आता है, वो क्या जानते हैं? तब ये पंक्ति सोचनी है, नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति। सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है मुझ में भी कमियां हो, उनमें कमियां तो मुझ में भी तो हो सकती हैं। सर्वा में मैं भी आ गया। तो यहाँ चर एक पात्र है, चर कहता है नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति। कभी भी ऐसे मत बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई एम गुड हो सकता है, आई एम द बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे अच्छे भी तो हो सकते हैं। हम में जो कमियां हैं वो हो सकता है दूसरे में ना हो। तो इसलिए हमेशा ये सोचना है, नहीं खलु, आप बोलेंगे पीछे, नहीं खलु सर्वः सर्वम जानाति। एक बड़ा सुंदर श्लोक जो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, मैं आपको कई बार सुनाता भी हूँ, वो श्लोक इस ग्रंथ में है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, सुना ना ये श्लोक? पहले कौन? हाँ, जो आरंभ करने में ही डर जाते हैं, स्टार्ट की नहीं हमसे नहीं होगा। फॉर्म भरा, अरे फॉर्म भरने को 2 दिन लग गए, पेपर का क्लियर होगा, वही छोड़ दिया, पेमेंट नहीं की, मतलब भर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की। वो हो गया फर्स्ट प्रकार के। दूसरे हुए कि स्टार्ट कर दिया जोश में, कोई नहीं इस बार तो अपना आधा पढ़ा, वेद पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, फिर थक गए, अब कहाँ पढ़ा जाएगा साहित्य, 2 दिन रह गए, बीच में छोड़ दिया, पेपर देने नहीं गए, पढ़ा था। सेकंड प्रकार के, है ना। थर्ड प्रकार के जो आरंभ भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और अंत में पेपर भी देते हैं और उसको क्लियर भी करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन दिस यूनिवर्स। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। पहले प्रकार के कौन है? वो सबसे नीचे वाले हैं, जो आरंभ करते हैं और छोड़ देते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, बीच में छोड़ते हैं, वो मध्य प्रकार के, मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य जो उत्तम जना न परित्यजन्ति। और उत्तम लोग जो होते हैं वो अंत तक नहीं छोड़ते हैं, कि नहीं जब तक हुआ नहीं ना मैं अपनी शिखा नहीं बांधू। ये है उत्तम जन। ये विराट गुप्त बोलते हैं इसमें, इस ग्रंथ में विराट का ये श्लोक है। विराट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि चाणक्य ऐसा आदमी है कि कभी हारेगा नहीं, जब तक इसने, देखो अपने शत्रु को अपनी साइड लाना बहुत बड़ी बात है। तो ये उत्तम प्रकृति का, आपको भी ऐसा बनना है। फेलियर इज ए की टू सक्सेस। फेलियर सक्सेस का एक चाबी है। जिसको फेलियर नहीं मिली वो जीत का स्वाद कैसे चखेगा, मजा कैसे आएगा जीत का। तो एक बार फेल हो जाते हैं ना तो फिर आनंद आता है पास होने का भी, दूसरी बार लगता है पहली बार ही पास हो जाए तो इसलिए ये जो है वो अंत तक आपने छोड़ना नहीं है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, ये इसी ग्रंथ में है। एक और पंक्ति जो आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए, अत्यादरः शंकनीयः। आपका कोई बड़ा सम्मान कर रहा है ना, कई बार आप बोल देते हैं ना, किसी का बड़े 2 साल बाद फोन आया, मान लिया राधिका ने वंशिका को 3 साल बाद फोन किया, तो वंशिका का पहले पंक्ति क्या होगी? हाँ जी, हमारी याद कैसे आ गई, पड़ गया होगा कुछ काम। तो अगर इसको कुछ काम होगा ना तो बोले वंशिका तू तो बड़ी इंटेलिजेंट रही है अपने टाइम में, तुमसे अच्छी तो कोई मेरी सहपाठी नहीं थी, बाकी सब तो ऐसे ही थी।
एक तू ये जो मैं हमेशा तुमसे अपने मन की बात बोलती थी, तब वंशिका को समझना है अत्यादर शंकनीय। अति आदर जब हो जाता है, देखो नॉर्मल अगर ये बोलेगी ना वंशिका ये काम करना तूने, तो सामान्य है, लेकिन जब अति आदर होता है ना, आप कभी देखो बोलते हैं ना समय आने पर तो गधे को मामा बना लेना चाहिए, तो ये गधे को मामा बनाना मतलब अत्यादर शंकनीय, अर्थात गधे के प्रति भी हमें अति आदर करना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अत्यादर ये प्रथम अंक में आया है। जब राक्षस के प्रति चाणक्य जो बड़े प्यार से राक्षस को बोलता तू बड़ा अच्छा आदमी है, तब ये बोलते हैं कि अत्यादर शंकनीय। यहां पे एक वृत्तांत भी है तृतीय अंक में, कृतक कोप वृत्तांत। ये तृतीय अंक में कृतक कोप वृत्तांत, इसका सबसे छोटा जो अंक है वो सप्तम अंक है। लगभग इसमें 169 श्लोक है, 169। इसमें दो तरह के कंचुकीय पात्र भी हैं। एक का नाम है जाजली, जो मलेकेतु की तरफ थे अर्थात राक्षस की तरफ थे, और एक वेही नर जो चंद्रकेतु की तरफ थे। तो इस तरह से मुद्रा राक्षस में सर्वाधिक श्लोक, सबसे छोटा तो आ गया सप्तम अंक, और सबसे अधिक श्लोक जो है वो तृतीय अंक में है। विशाखदत्त जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपने मंगलाचरण में शिव और पार्वती की उपासना की है। शिव की उपासना कई लोगों ने की है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, कहाँ है, क्या है श्लोक शुरू से, वागरथा विव संपृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती। वहां भी पार्वती परमेश्वर की बात की गई है, शिव की बात की गई है। या सृष्टि षष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, कितने शिव के वर्णन आ रहे हैं। तो यहाँ भी शिव की उपासना की गई है, इसलिए लगता है कि विशाखदत्त जो है वो भोले को मानने वाले थे, शिव को मानने वाले थे। मुद्रा राक्षस के उपजीव्य ग्रंथ में विद्वानों ने श्रीमद् भागवत को भी माना है, विष्णु पुराण को भी माना है। मुख्य रूप से 19 छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। चाणक्य किस प्रकार का नायक है, तो चाणक्य जो है वो धीर प्रशांत विधि का नायक है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, उनमें धीर प्रशांत विधि का ये चाणक्य नायक है। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है चाणक्य की प्रतिज्ञा क्या थी, तो चाणक्य की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, सबको खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा का, चोटी का बंधन नहीं करूंगा, मैं बांधूंगा नहीं। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक विशेष नाम से पुकारते थे, जो है वृषल। वो चंद्रगुप्त को जब भी बुलाना तो वो कहते थे वृषलः वृषलः। मलेकेतु राजा पर्वतक का पुत्र था। अब यहाँ एक और पात्र आ रहा है, चंदनदास। चंदनदास आया ना, जिसकी पत्नी अंत में आती है, वो चंदनदास कौन था, तो चंदनदास राक्षस का मित्र था, राक्षस का मित्र था। सर्वार सिद्धि जो इस नाटक की है वो नंदवंश का नाश। इसका जो भरत वाक्य है उसमें विष्णु के वराह रूप की स्तुति की गई है। देखो आरंभ हो रहा है भगवान शिव से और अंत भरत वाक्य लास्ट में आता है ग्रंथ के। भरत वाक्य अंत में आता है, भरत वाक्य में विष्णु के वराह रूप की स्तुति की गई है। ये सूक्ति तो बार बार आती है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, न ही खलु सर्वः सर्वं जानाति, और प्रारब्धे न खलु विघ्न भयेन नीचे, ये पूरा श्लोक जो है। तो इस तरह से अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपनी इस कक्षा को समाप्त कर रहा हूं कि यत्र ना विदूषको नापि नायिका, ना विदूषको, कोई विदूषक नहीं है, नापि नायिका तन्नाटकम मुद्रा राक्षसम, अर्थात जिसमें ना विदूषक है
ना कोई नायिका है और जिसमें पूरे रूप से राजनीति को वर्णित किया गया है, ऐसा जो नाटक है वो मुद्रा राक्षस है। आशा करता हूँ कि मुद्रा राक्षस के परिचय से आप अच्छे से समझ गए होंगे, उसके परिचय को अच्छे से जान गए होंगे। ऐसा कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लास्ट का